इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फ्रैंकलिन के जो 6 डेट म्यूचुअल फंड्स थे वो कैसे डूबे थे। और इसको जानते जानते हम एक और रिस्क के बारे में पढ़ेंगे, वो है लिक्विडिटी रिस्क। Khandelwala, certified financial planner, and in this video I'm going to talk about the liquidity risk. और liquidity risk को समझने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रिस्क जाके समझिए, वो वीडियो देखिए। जब तक आप वो नहीं समझेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो को समझने में दिक्कत होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रैंकलिन के जो 6 फंड्स थे वो अप्रैल मंथ में जब बंद हुए थे, स्पेसिफिकली आई वांट टू से वो डेट म्यूचुअल फंड्स थे, वो इक्विटी ये सब नहीं थे। डेट म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, लेट्स से कि अगर मैं डेट म्यूचुअल फंड्स की में पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ तो जो फंड मैनेजर होते हैं, फंड मैनेजर कौन, जो मनी को मैनेज करते हैं, वो उसको यूज करते हैं लोन देने में। लाइक वो गवर्नमेंट को लोन देंगे या एनबीएफसीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हो गए, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हो गई, बैंक एक्सेट्रा, लाइक वेरियस इंस्टीट्यूट्स को वो लोन देते हैं। देखिए, तो जिस भी कंपनीज को लोन दिया जाता है जरूरी नहीं है कि सारी की सारी कंपनीज की अच्छी क्रेडिबिलिटी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाटा की बात करूं तो टाटा कंपनी की क्रेडिबिलिटी अच्छी है, बट ऑन द अदर साइड इफ आई टॉक अबाउट किंगफिशर, कहीं ना कहीं उसकी क्रेडिबिलिटी पे हम सबको डाउट है कि अगर मैं इनको लोन दूंगा तो क्या मुझे मेरे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं, बट टाटा पे भरोसा है। तो प्रॉब्लम क्या हुई, फ्रैंकलिन के वो जो 6 फंड्स थे, इन्होंने कुछ ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा था जिनकी क्रेडिबिलिटी पे काफी डाउट था। देखिए, जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना जिन्हें लोन दिया जाता है, तो वो कुछ पेपर्स इशू करते हैं और इन पेपर्स के अलग अलग नाम होते हैं डिपेंडिंग कि कौन इशू कर रहा है, कितने टाइम फ्रेम के लिए है। इट कैन बी कॉल्ड योर बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। तो अभी लोन लेने के लिए सारी कंपनीज ने पेपर इशू करे, तो अभी कंपनीज इशू कर रही हैं, क्रेडिबिलिटी में डाउट है, तो क्या होता है, इन सबको रेटिंग दे दी जाती है कि जो भी सबसे अच्छी होंगी तो उन्हें AAA रेटेड या A1+ रेटिंग मिलती है। ऑन द अदर साइड जो बहुत ही लाइक नॉट सो गुड होती है, उन्हें BB, BBB और CD ऐसी रेटिंग्स गिरती रहती हैं। और ये जो भी पेपर्स होते हैं मोस्टली ये मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं। अगर आपने मेरी इंटरेस्ट रेट रिस्क वाली वीडियो देखी है तो आपको ये समझ आ जाएगा कि पेपर्स भी मार्केट में ट्रेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक XYZ कंपनी है जिसको मैंने लोन दिया है तो मुझे कुछ पेपर देगी और मेरे पास एक और चांस होती है कि लेट्स से लाइक मुझे लोन पे रेगुलर पीरियड पे इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, बट आई वाज लाइक नहीं, मेरे को ये लोन ही किसी को ट्रांसफर करना एक तरीके से। इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक ट्रांसफर, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ टर्म कि मैं ये लोन के पेपर को बेच दूंगी। अब जो भी इंटरेस्ट उसको रिसीव करना होगा, मेच्योरिटी अमाउंट, वो सब उसकी हेडेक है, वो मेरी हेडेक नहीं है। बट बात ये आती है अगर मैंने 100 रुपए का भी वो पेपर खरीदा है तो हो सकता है कि सामने वाला इंसान 120 रुपए में ले या 80 रुपए में ले, बट क्वेश्चन ही आता है कि मैंने जो लोन दिया पेपर लिया भी तो ऑब्वियसली मतलब मैं उसको बेच क्यों रही हूँ। चांसेस ये हो सकते हैं कि मुझे गेन हो, कैपिटल गेन हो, इसलिए बेचूंगी। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगी, जो एग्जैक्टली फ्रैंकलिन के साथ हुआ था। कई बार रिडेम्पशन प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है, मतलब बहुत सारे लोग विड्रॉ करना चाहते हैं उस पैसों को। अभी उस टाइम फ्रेम में, उस टाइम पीरियड में ऐसा क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग फ्रैंकलिन के पास गए और रिडेम्पशन रिक्वेस्ट मारने लगे, पैसा विड्रॉ करने लगे। तो फ्रैंकलिन के टाइम पे एग्जैक्टली केस क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। उस टाइम पे मार्च एंड जो होता है, क्वार्टर एंड आई कैन से, कंपनीज के पास प्रेशर होता है इन एडवांस टैक्स भरने का। तो वो क्या करती है, जो कॉर्पोरेट्स बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनका डेट फंड्स में पैसा लगा हुआ होता है, तो भी एडवांस टैक्स पे उन्हें करना था, तो व्हाट दे डिड, उन्होंने डेट फंड्स में से पैसे निकालने शुरू कर दिए। ये हर साल होता है, नॉट अ बिग इशू। बट प्रॉब्लम क्या हुई, उस वक्त कोरोना भी था, तो बहुत ज्यादा रिडेम्पशन रिक्वेस्ट उनके पास आने लगी, विड्रॉल रिक्वेस्ट आने लगी। तो सिर्फ फ्रैंकलिन नहीं, सारे जितने भी डेट फंड्स है उन सबके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। यूजुअली क्या होता था, वो पैसा दोबारा इन्फ्यूज हो जाता था मार्केट में, बट गिवन द कोविड सिनेरियो वो दोबारा पैसा आया नहीं उन फंड्स में। अगर आपके पास बहुत ज्यादा विड्रॉल रिक्वेस्ट आ रही है तो आप लाइक लोन भी ले सकते हो, थोड़ा एक लिमिट होती है एज पर सेबी गाइडलाइंस एंड ऑल, बट उसके बियॉन्ड लाइक अगर आप जा रहे हो तब आपको लोन नहीं मिलेगा। एंड देन
आपकी जो भी पेपर्स होंगे, सिक्योरिटीज होंगे, वो आपको बेचने पड़ेंगे मार्केट में। आपको क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। अब बेचने की मजबूरी सारे डेट फंड्स को थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ फ्रैंकलिन के पास थी, सबके पास थी। बट फ्रैंकलिन के साथ ही ऐसी क्यों प्रॉब्लम हुई, वो आप फ्रैंकलिन के मुंह से जानिए। क्योंकि मैंने क्रेडिट रिस्क कुछ ज्यादा ही लिया था, यानी कि मैंने उन कंपनीज को कुछ ज्यादा ही पैसा दे दिया था जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं थी। तो जब मैं मार्केट में उनकी पेपर्स, लोन वाले पेपर्स को बेचने गया तो कोई खरीदना ही नहीं चाहता था। और अगर कोई खरीदना भी चाहता था तो वो उसको 100 रुपए, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी उसमें नहीं ले रहा था, वो मुझे वो 80 या 60 रुपए में दे रहा था। यहाँ तक कि मुझे बहुत कम रुपए में बेचने पड़ते अपने लोन के पेपर्स को, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता था। तो इसलिए मैंने सोचा इसको बंद करो, इसको रोको कि विड्रॉल रिक्वेस्ट ना आए और मैं कम दाम में बेचने के प्रेशर से बचूं, रुक जाऊं बंद करके। जब भी जितना मेच्योरिटी, इंटरेस्ट अमाउंट से जितना भी पैसा आएगा, फिर मैं उतना प्रोपोर्शनेटली लोगों को बांट दूं। इसलिए मुझे वाइंड अप वाला डिसीजन लेना पड़ा। Well, I hope you got the answer कि प्रॉब्लम क्या थी। और जो डेट फंड्स थे उन्होंने इतनी क्रेडिट रिस्क नहीं ले रखा था, तो उनके पेपर्स इजीली बिक गए थे। बट फ्रैंकलिन में थोड़ा इशू था। पर अभी भी हमने एक चीज नहीं समझी, वो है लिक्विडिटी रिस्क। ये क्या है? सबसे पहले लिक्विडिटी को समझो। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी एज इन कि मैं कितना जल्दी उसको कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेरे बैंक सेविंग्स अकाउंट की बात करूँ तो आप कैश में बहुत जल्दी विड्रॉ कर सकते हो, मतलब वो कैश आपको मिल गया। सिमिलरली अगर मैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की बात करूं तो वो लिक्विड है क्या? मैं उसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ? नो, इट्स इलिक्विड। मतलब बहुत टाइम और बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे तब जाके वो मेरा कैश में कन्वर्ट होगा। पर तो क्या होता है, जब भी जो पेपर्स होते हैं अगर वो मार्केट में बिक नहीं रहे होते, उनकी कोई डिमांड नहीं होती, यानी कि कोई खरीदना नहीं चाहता, तो कोई खरीदना नहीं चाहता यानी कोई इसके लिए कैश नहीं देना चाहता, तो वो जो पेपर्स हैं वो कभी भी इजीली कन्वर्ट नहीं होंगे। तो जहां पे भी लिक्विडिटी रिस्क बढ़ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो जो लोन की पेपर्स हैं उनकी इतनी डिमांड नहीं है मार्केट में। और अगर डिमांड नहीं है तो कहीं ना कहीं लाइक यू हैव टू फेस द लॉस, यानी कि जितने में लोन दिया होगा, जितने में वो लोन का पेपर खरीदा होगा, उससे कम दाम में भी फंड मैनेजर्स को बेचना पड़ सकता है। तो अगर किसी भी डेट फंड में लिक्विडिटी का रिस्क बहुत ज्यादा है, सो बी केयरफुल, लाइक जस्ट बी केयरफुल, आई विल से दैट। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये आइडिया हो गया होगा कि फ्रैंकलिन के फंड्स क्यों डूबे थे। और मेजर रीजन था ये लिक्विडिटी रिस्क का, और क्रेडिट रिस्क भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था जिसकी वजह से फंड्स डूबे थे। और अगर आपको लगा कि आपने इसमें कुछ नया जाना तो और लोगों के साथ भी शेयर करो, नॉलेज बढ़ाओ यार प्लीज ना। एंड मेरे साथ इंस्टाग्राम mudra.niti पे जुड़ जाओ, क्योंकि अगर आपकी कोई भी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड क्वेरीज होती है और आप मुझे डीएम कर दो तो मैं आपके लिए वहां पे होती हूँ हमेशा आंसर करने के लिए। एंड जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन। बाय बाय, टेक केयर।